Hello students, how are you? I think you all will be fit and fine at home. Okay, let's continue our third chapter. The name of the chapter is बंधुत्व जाति एवं वर्ग और आज का जो हमारा विषय है वो है संसाधन एवं प्रतिष्ठा। ये हमारा आज का विषय है। इस टॉपिक से मैं आपको बता दूं कि इसका अर्थ है संसाधन मतलब जो समाज में हमारे आसपास हमारे पर्यावरण में जो वस्तुएं हमें हमारे पर्यावरण ने उपलब्ध करवाई है वे संसाधन कहलाते हैं। यानी कि संसाधन एवं प्रतिष्ठा मतलब उस समय के इतिहास से हमें जानकारी मिलती है कि समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था, यानी जो निम्न कोटि का नहीं होता था, राजा महाराजा या लगा लिए मंत्रीगण या जो अमीर लोग होते थे या बड़े ज़मींदार होते थे, उन्हें जो है संसाधन का अधिक से अधिक संचय करना और उसका अधिक से अधिक उपभोग करने का जो है अधिकार प्राप्त था। और इसी जो टॉपिक के ऊपर बेस्ड है हमारा ये जो टॉपिक है संसाधन एवं प्रतिष्ठा। ये देखिए, आर्थिक संबंधों के अध्ययन से पता लगा कि जो दास हैं, भूमिहीन, जो मज़दूर हैं, मछुआरे, पशुपालक, कृषक, मुखिया, शिकारी, शिल्पकार, वाणिक, राजा आदि सभी का सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। यानी कि ये बात इन पॉइंट से एकदम स्पष्ट हो जाती है कि देखिए, जो राजा होते हैं, राजा का जो अपने साम्राज्य की संपत्ति पर अधिक से अधिक अधिकार होता है और ये उसकी शक्ति को भी दर्शाते हैं। लेकिन जो निम्न कोटि के लोग होते हैं, जैसे छोटे मोटे कृषक हैं, भूमिहीन किसान हैं, शिल्पकार हैं या मछुआरे हैं, उनका जो है जो अपने आसपास की जो उनके आसपास के जो नगर हैं या गांव कस्बे हैं, वहाँ के जो संसाधन हैं उन पर इतना अधिकार नहीं होता। क्योंकि देखिए, वो किसी भी संसाधन का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें राजा को कर वगैरह देना पड़ता था और उन्हें लेकिन इसके विपरीत जो राजा है वो सभी संसाधनों का खुले तौर पर जो है इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि वो उस साम्राज्य का मुखिया होता था और उसे किसी प्रकार का जो है किसी को जवाबदेही नहीं देनी पड़ती थी। तो संसाधन पर अधिकार भी जो है ये दिखाते थे कि मतलब उनका मतलब समाज पर कितना प्रभाव है। इससे अगला हमारा जो पॉइंट है वो है संपत्ति पर स्त्री पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार। देखिए, जैसे कि इस जो है ये पॉइंट से ही आपको जो क्लियर हो रहा है कि जो संपत्ति होती थी, चाहे वो उनकी स्वयं संपत्ति हो या निजी संपत्ति है या मतलब पिता से जो उत्तराधिकार में मिली हुई संपत्ति है, उस पर मतलब समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार अलग अलग होता था। तो देखिए, मनुस्मृति जो कि ब्राह्मण शास्त्र था, उससे हमें क्या पता लगता है कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पुत्रों में बांटी जाती थी। अर्थात यानी कि यदि अगर किसी एक व्यक्ति के कई पुत्र हैं तो उनमें बांटी जाती थी और यदि एक पुत्र है तो उसी को दी जाती थी, लेकिन पुत्री को नहीं दी जाती थी। यानी कि उस समय अगर देखा जाए तो लड़कियों का समाज में इतना अधिक सम्मान नहीं था, उन्हें इतने अधिक जो है अधिकार प्राप्त नहीं थे। ज्येष्ठ पुत्र को विशेष अधिकार दिया जाता था। अर्थात आपने अपने इतिहास को उठा के देखा है और ये इतिहास इस बात का साक्षी है। अगर आप देखते हैं, हम अगर पढ़ते भी हैं, जब भी हमें पता लगता है कि जैसे अगर राजा होता है तो राजा अपनी मृत्यु के बाद या वृद्धावस्था प्राप्त करने के बाद जो अपने ज्येष्ठ पुत्र को ही जो है राजगद्दी दिया करता था। तो इससे ये पता चलता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, यानी सभी भाइयों में सबसे बड़ा भाई या मतलब किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा पुत्र, उसे हम ज्येष्ठ पुत्र कह सकते हैं, तो उसे विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। नेक्स्ट है, विवाह के दौरान मिले उपहार पर स्त्री का अधिकार था। यानी कि जैसे कि किसी भी लड़की का विवाह होता है तो विवाह के समय उसके माता पिता या सगे संबंधी उसे बहुत सारे उपहार देते थे। केवल उन्हीं उपहारों पर उस स्त्री का अधिकार होता था, अन्यथा और किसी मतलब या तो पति की संपत्ति में या पिता की संपत्ति में उसका इतना अधिकार नहीं होता था। केवल जो उसे उपहार विवाह के समय मिले होते थे
उसमें उसका अधिकार होता था। यह संपत्ति उसकी संतान को विरासत में मिलती थी, यानी कि जो भी उपहार स्वरूप या भी जो भी उसके पिता ने या सगे संबंधियों ने उसे दिए होते थे वो उसे संभाल के रख सकती थी और अपने जो है संतान को इसे विरासत रूप में दे सकती थी। नेक्स्ट है पति का उस पर अधिकार नहीं होता था, यानी कि जो पत्नी जो स्त्री होती थी उसकी संपत्ति पर जो है उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। नेक्स्ट है स्त्री पति की आज्ञा के बिना गुप्त धन संचय नहीं कर सकती थी, यानी कि यह अधिकार भी उसे प्राप्त नहीं था कि वो चोरी छिपे किसी धन का संचय कर सके। और उच्च वर्ग की जो औरतें थी संसाधनों पर अधिकार रखती थी, यानी कि आपने जैसे हमने पीछे इतिहास में भी पढ़ा है कि जैसे जो बड़े परिवारों की या जैसे राजा महाराजाओं की या सम्राट के घर परिवार से जो औरतें होती थी उन्हें क्या होता था, उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। उनके पास जो है धन संचय करने का अधिकार होता था और जो है संपत्ति का भी अधिकार होता था उनका। राजपाट पर भी उनका काफ़ी अधिकार देखा गया है। तो जो उच्च वर्ग की महिलाएं होती थी उनके पास अधिकार अधिक होते थे। नेक्स्ट हमारा जो नया टॉपिक है वो है वर्ण एवं संपत्ति के अधिकार। वर्ण मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारा समाज था उस समय 4 वर्णों में बटा हुआ था, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो उनके वर्णों के आधार पर ही उन्हें संपत्ति का अधिकार होता था। तो सबसे पहले पॉइंट से देखिए, आप समझिए, शूद्र के लिए केवल एक आजीविका थी, वो थी सेवा करना, यानी कि वो अगर अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए यदि कुछ कमाना चाहता था तो वो सिर्फ वह सेवा करके ही कमा सकता था, यानी कि कुछ ऐसा काम उसे मिलता था जो सेवक को मिलता था, सेवक का काम उसे मिलता था और उसी से उसकी जीविका चलती थी। या तो वह किसी का दास बनता था या किसी की सेवा के लिए जो सेवक बनता था। तो सिर्फ यही जो है उसकी आजीविका का साधन था। लेकिन उच्च वर्गों में जो पुरुषों के लिए अधिक संभावना थी, यानी कि अगर हम इस पॉइंट से समझें कि जो संपत्ति का अधिकार है वे शूद्र वर्ग के लोग, जो शूद्र जाति के लोग थे या शूद्र वर्ण के लोग थे, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग थे, यानी कि धनी परिवारों से या जैसे जो मतलब ज़्यादा मतलब सम्राट वगैरह होते थे या मतलब मंत्रीगण होते थे, जिन्हें हम उच्च परिवार जैसे ज़मींदार लोग होते थे, तो इन्हें जो है संपत्ति का अधिकार होता था, वे जितनी चाहे धन संपदा जो है इकट्ठी कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मण और क्षत्रिय धनी व्यक्ति थे। ब्राह्मण और जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय कुल में वही लोग आते थे जैसे राजा या सम्राट होते थे, क्षत्रिय कुल के लोग होते थे। और ब्राह्मण जो होते थे वे लोग कर्म कांडों के माध्यम से, हवन पूजन के माध्यम से जो है अन्य लोग उनसे खुश होकर के, प्रसन्न होकर के उन्हें धरती या धन वगैरह अनुदान में दे देते थे। इस वजह से जो है इनके पास धन अधिक होता था। तो क्षत्रिय और जो ब्राह्मण थे वो जो है धनी वर्ग में आते थे और वो कितने भी धन का संचय कर ले, ये उन्हें अधिकार प्राप्त था। बौद्धों ने ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की आलोचना की, यानी कि आपको पता है कि धीरे धीरे जो समाज में ये जो 4 वर्ण थे, इनके बाद जो है समाज में एक नए धर्म का उदय हुआ था, बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे यानी कि उनको मानने वाले थे, वो क्या, उनका ये मानना था कि जो ब्राह्मणों ने जो वर्णों में समाज को बांटा हुआ है ये बिल्कुल गलत है। ये वर्ण व्यवस्था की बहुत बड़े कट्टर आलोचक थे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया, यानी कि उन्होंने ये जो बिल्कुल भी ये इस बात की आलोचना की है कि जो जन्म के आधार पर, यानी कि अगर कोई निम्न जाति का है और उसके घर में जो कोई व्यक्ति मतलब उसके घर में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो भी मतलब उसकी भी प्रतिष्ठा जो है नहीं मतलब समाज में मानी जाती। तो ये सब जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इन सब चीज़ों के कट्टर विरोधी थे।